हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? चलिए, कैसी रही आप सभी होली? कैसी मनाएं आप लोग? बढ़िया होली खेले होंगे, है ना? अब चलिए, आप लोग तो मेरे को देख पा रहे हैं, मैं तो आप सभी को नहीं देख पा रहा हूँ, है ना? किसको कितना रंग लगा है, किसको कितना गुलाल लगा है। चलिए दोस्तों, हमारा साल भर का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार रहता है होली का त्यौहार। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने खूब मौज मस्ती आनंद से मनाया होगा। तो चलिए, फिर से त्योहार का मौसम समाप्त होता है और आपके भर्ती त्योहार का मौसम चालू होता है दोबारा, और पुनः हम अपनी तैयारी पर वापस लौटते हैं। तो दोस्तों देखिए क्या हो रहा है अभी। जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि सर डेली बेसिस पे आप लोगों की क्लास ली जाए, और मैंने आप लोगों को पहले भी बतलाया था कि बस चूंकि होली त्यौहार के कारण क्या होता है कि देखिए हमारे को भी क्लासेस लेने में थोड़ी दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए पिछले 3-4 दिनों से या बात करें पिछले हफ्ते भर से थोड़ी क्लास आपकी डिस्टर्ब थी, है ना? रेगुलर बेसिस पे नहीं आ पा रही थी। सॉरी। तो अब जो है आपकी क्लासेस डेली आएंगी, रेगुलर बेसिस पे आएंगी। जो आपका टाइम टेबल था उस पुराने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आएंगी, मैथ्स, कंप्यूटर, बाल मनोविज्ञान। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत जल्द आने वाले हफ्ते 10 दिन में, मतलब 7 से 10 दिन के अंदर आपका मैथ्स, बाल मनोविज्ञान तो आपका 3-4 दिन में समाप्त हो जाएगा। मैथ्स की भी हार्डली आपकी 6 से 7 क्लास बची हुई है। आपका मैथ्स भी पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा। और दोस्तों देखिए, मैथ्स में मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि मैथ्स की क्लास जो अब होनी है, विशेषकर एवरेज, एलसीएम, एचसीएफ, और आपका रेखा एवं कोण, और क्षेत्रफल और आयतन। दोस्तों 25 नंबर के जो आपका मैथ्स, जो आपका 25 नंबर का आने वाला है, अकेले 15 नंबर का मैथमेटिक्स यहां से आएगा, अकेले 15 नंबर का। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों यदि आपने अभी तक मैथ्स पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, कवर किया है नहीं किया है, लेकिन ये 5 टॉपिक, क्या आपका एवरेज, एलसीएम, एचसीएफ, रेखा एवं कोण, और आपका क्षेत्रफल और आयतन, है ना, यहां से आप लोगों का 12 से 15, 12 तो कम ही बोल रहा हूं मैं, 15 क्वेश्चन तो आप लोगों के यहां से बनना ही बनना है, अकेले सिर्फ इन 4 या 5 टॉपिक से। तो दोस्तों आप कुछ करो ना करो मैथ्स में कवर, आपको ये जो आने वाली क्लासेस हैं इनको जरूर कवर करना है आपको। और सबसे आसान पोर्शन है दोस्तों, जो सबसे कठिन पोर्शन था वो मैंने इसलिए पहले कवर करा दिया। अब जो पोर्शन बचा हुआ है, चाहे वो एवरेज हो, चाहे वो एलसीएम एचसीएफ हो, या बात कर ले रेखा एवं कोण की, या बात कर ले क्षेत्रफल और आयतन की, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लेना, इतने मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। कुछ नहीं है, केवल आपको ना जो आपका क्षेत्रफल और जो आपका आयतन वाला क्वेश्चन जो पोर्शन रहेगा, उसमें आपको कुछ थोड़े बहुत फॉर्मूले बस याद करने रहेंगे। और बिल्कुल आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं वहां से। बस आपको फॉर्मूला याद होना आना चाहिए, या तो आप याद कर लो या तो मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। ठीक है? तो बिल्कुल भी आप लोग मैथ्स को मिस मत करिएगा। चलिए बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर की हमारी क्लास है, डेली बेसिस पे स्टार्ट होंगी। लास्ट क्लास में हमने मेमोरी को डिटेल में अच्छे से कवर किया था। अच्छा, मैं आज की क्लास स्टार्ट करूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। एक स्टूडेंट का मेरे पास में हमारे वीडियो में कमेंट आया था कि सर आपने जो मेमोरी पढ़ाया, कंप्यूटर मेमोरी तो सिलेबस में दिया नहीं हुआ है, कंप्यूटर मेमोरी तो सिलेबस में दिया ही नहीं है, आपने पढ़ाया। अच्छा, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आप कंप्यूटर को, जो आपका हॉस्टल वार्डन का बात करें सिलेबस की, विशेषकर क्योंकि जो हमारी क्लासेस हैं ये स्पेसिकली आपके हॉस्टल वार्डन के लिए हो रही है, पर ऐसा नहीं है। जिस लेवल पे मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कोई भी एग्जाम, या छत्तीसगढ़ छोड़िए पूरे भारत में कोई भी एग्जाम में यदि कंप्यूटर पूछा जाता है, तो वहां से हम जो पढ़ रहे हैं वहां से आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि ना बने या वहां से ना आए। तो मेरा पर्पस यहाँ ये नहीं कि मैं आपको हॉस्टल वार्डन का पढ़ा के निकल जाऊं, या आपका भी उद्देश्य ऐसा नहीं हो कि आपको सिर्फ हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में अपियर होना है। आगे शिक्षक भर्ती भी आ रहा है, आगे पटवारी भी आएगा, आरआई भी आएगा, फूड इंस्पेक्टर भी आएगा। दोस्तों इंतजार करिएगा। अभी हुआ यह है कि पता नहीं क्यों सरकार ने, भगवान जाने न जाने क्यों, वैकेंसी नहीं निकाली। उम्मीद तो थी कि अभी बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, लेकिन पता नहीं किस कारण से उन्होंने वैकेंसी नहीं निकाली। यदि ये किसी प्रकार का विश्वासघात है तो दोस्तों ठीक नहीं होगा। सरकार को बिल्कुल हमारी ओर से ये खुली चुनौती है दोस्तों कि हम सरकार को हमने इसलिए चुना है, जो आपने कहा था ना कि अब नहीं सहबो बदल के रहबो, तो हमने इसलिए बदला है क्योंकि पिछले 5 साल में हमने वैकेंसी का भूखा झेला है। तो दोस्तों सरकार से एक ही विनती है केवल कि यदि अभी वैकेंसी नहीं आ पाई है तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं सरकार से रिक्वेस्ट है कि वैकेंसी आनी चाहिए, क्योंकि पिछले 5 साल में हमने वैकेंसी को भूखा झेला है। एक अकेले शिक्षक भर्ती की बात कर ले, उसके अलावा कोई भी वैकेंसी हमको ऐसी कोई बड़ी वैकेंसी देखने को नहीं मिली कि जो हुई हो।
एक जो आपका सहकारिता भर्ती हुआ था उसका भी रिजल्ट आज तक पेंडिंग है। तो दोस्तों वैकेंसीज बहुत कम है, लेकिन आएंगी, 100% आएंगी। और जब एक बार आना चालू होगा तो बहुत भर भर के वैकेंसी आएंगी। तो आप लोगों को लगातार तैयारी करना है। जो बात कर रहे थे कि आपके सिलेबस में मेमोरी नहीं है, ठीक है, आपके सिलेबस में, छात्रावास के सिलेबस में कहीं भी मेमोरी को मेंशन नहीं किया है, पर आप देखेंगे कि नीचे आपको लिख दिया है सीडी और डीवीडी के बारे में, आपको बोल दिया सीडी और डीवीडी के बारे में जानकारी। अब आप ये बताइए कि ये सीडी डीवीडी किसका भाग है? क्या मैं आपको वो सीडी का फुल फॉर्म और डीवीडी का फुल फॉर्म बता के निकल जाऊं और बता दूं कि जो सीडी की कैपेसिटी होती है वो 650 से 700 MB होती है, डीवीडी की होती है वो 4.7 GB से लेके 17 GB तक होती है, इतना आपको बता के मैं निकल जाता तो ये तो 5 मिनट की क्लास में आपका सीडी डीवीडी खत्म हो जाता। फिर ऊपर आपको लिख के दे रखा है कंप्यूटर की सामान्य जानकारी। अब एक तो व्यापम उसका मन, वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, ऊपर से आपका कंप्यूटर 10 नंबर का नहीं, आपका कंप्यूटर 30 नंबर का आने वाला है। जब कंप्यूटर 30 नंबर का आएगा, वो आपको अच्छे से पता है कि कंप्यूटर के पूरे सिलेबस में मेमोरी एक इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि यदि एग्जामिनर पूछना चाहेगा तो यहां से क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकता। अब यदि मान लीजिए कि वो मेमोरी से क्वेश्चन नहीं भी पूछता है, तो क्या आने वाले एग्जाम में मेमोरी से क्वेश्चन नहीं बनेगा? और यदि बन गया और आपने छोड़ दिया तो आप फिर कैसे करोगे? और तीसरी बात यह कि यदि मैं आपको मेमोरी ना पढ़ाता तो ये सीडी डीवीडी आपको कैसे मालूम पड़ता? मैं आपसे कहता कि भाई ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, फिर आप बोलते कि ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, फिर मैं आपसे कहता कि ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, तो आप बोलते सॉरी सेकेंडरी क्या होता है? तो दोस्तों हम एग्जाम को, सिलेबस को देख के हमको पढ़ना है, पर उसमें तो उसने बिल्कुल शॉर्ट में लिख दिया है। अब यदि वो पूछ लेगा तो वो तो बोलेगा कि मैं तो कंप्यूटर की सामान्य जानकारी लिखा था, उस सामान्य जानकारी के अंतर्गत कंप्यूटर मेमोरी भी आती है। सीडी डीवीडी मैंने लिख दिया था तो सीडी डीवीडी के साथ में आपका बीआरडी भी आ जाता है, आपका एचडीडी भी आ जाता है, आपका हार्ड डिस्क भी आ जाता है। तब आप कैसे करोगे? उसी तरह से सिमिलर क्या है कि आपके सिलेबस में देखोगे तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी नहीं दिया हुआ है। वो क्या पूछा है? ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी। अब आप ये बताओ कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। यदि मैं आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ना पढ़ाऊं और मैं आपसे कहूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, तो आप कहोगे सर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? और फिर जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप पढ़ोगे, फिर आगे आप क्या पढ़ोगे? एमएस ऑफिस पढ़ोगे। जब आप एमएस ऑफिस पढ़ोगे फिर मैं आपसे कहूंगा कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्योंकि यदि मैं आपको सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ाऊंगा तो आप फिर आपको जब मैं एमएस ऑफिस में जब एमएस वर्ड पढ़ाऊंगा, एमएस एक्सेल पढ़ाऊंगा, एमएस पावर पॉइंट पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपसे कहूंगा कि ये क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तो आप पूछोगे सर सॉफ्टवेयर तो आपने पढ़ाया नहीं। फिर आगे आपका आता है क्या? वायरस, एंटीवायरस। एंटीवायरस फिर एक सॉफ्टवेयर है। तो आप कहोगे सर ये सॉफ्टवेयर क्या होता है? इसीलिए दोस्तों क्या है ना कि वो सिलेबस बनाने वाले क्या रहते हैं, अब छोड़ो उनकी बातों को, उनका तो जो मन जहां से कॉपी पेस्ट किया या जैसा भी किया उन्होंने लिख के डाल दिया। क्वेश्चन वो अपने मन से पूछेगा फिर। और पूछ लिया आपसे सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन तो कैसे करोगे? पूछ लिया आपसे क्वेश्चन कंप्यूटर मेमोरी से तो कहां से सॉल्व करोगे? इसीलिए दोस्तों मेरा मकसद आप लोगों का ये नहीं है कि जितना सिलेबस में लिखा हुआ है उतना पढ़ा के मैं निकल जाऊं। हमको समग्र तैयारी करनी है। चलिए मैं ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन बार बार आप इन चीजों को मेंशन ना करें कि सर ये सिलेबस में दिया है, ये सिलेबस में नहीं दिया है। मैं आप लोगों को बार बार समझा रहा हूं, सब तैयारी करिए। अभी आप तैयारी करने का आपको मौका मिल गया है। जब एक बार एग्जाम चालू होगा, सपोज छात्रावास के बाद में शिक्षक भर्ती, शिक्षक भर्ती के बाद में सपोज पटवारी आ गया, आरआई आ गया, तो आपके पास इतना समय रहेगा कि दोबारा आप जिस डिटेल से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, इतनी डिटेल में आप लोग चीजों को पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे आप लोग। तो दोस्तों बहुत सोच समझ के मैं जिम्मेदारी के साथ पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, तो बिल्कुल भी आप लोग चिंता मत करिए, है ना। और कोई भी इस लेवल की मेहनत एज ए फैकल्टी कोई भी नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि उनको उनको तो अच्छा है कि सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, बस ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा के निकल लो चुपचाप। मैं इतना सीधा क्यों पाल रहा हूं? क्योंकि मैं जान रहा हूं ना कि आज की डेट पे सिलेक्शन पाना इतना बड़ा चैलेंज हो गया है। दोस्तों 300 सीट आई है, 300 सीट में कैटेगरी वाइज बटा हुआ है। यदि आप जनरल में है तो आप, यदि जनरल मेल में आते हो, 81वां रैंक भी आपका आएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यदि आप टॉप 81 में भी आते हो ना तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यदि आपका रैंक 82 भी आएगा सिलेक्शन नहीं होगा। यदि आप ओबीसी में आते हो, यदि आपका 135वां रैंक आएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो हम किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं ले सकते हैं। और जब हमारे पास समय है तो हम रिस्क क्यों लें? हाँ, यदि हमारे पास में 20-25 दिन का टाइम होता तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं आप लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करवाता। लेकिन जब हमारे पास में 3 महीने का टाइम है तो क्यों ना हम डिटेल में पढ़ें और एक बार तैयारी करके पूरी रख लें, ताकि फिर जो भी एग्जाम आएगा बस हमको बस खाली अपने नोट्स को एक बार पलटाना रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल भी चिंता मत करना, टू द पॉइंट चल रहे हैं, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं।
एक समग्र तैयारी चल रहे हैं, है ना। अपन कुछ भी ऐसा बिखरा बिखरा नहीं पढ़ना चाहते हैं, सब कुछ कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो चलिए भाई, कंप्यूटर सिस्टम। देखो, कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है वो बेसिकली दो भागों में बटा होता है, अर्थात उसके दो मुख्य पार्ट होते हैं। एक हमने देखा था कंप्यूटर हार्डवेयर और दूसरा हमने देखा था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस पढ़ी उसमें हमने क्या कवर किया है दोस्तों? उसमें हमने कवर किया है कंप्यूटर हार्डवेयर, जिसके अंतर्गत सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या कंप्यूटर का मदरबोर्ड क्या होता है। मदरबोर्ड के बारे में मैंने आपको बताया था। मदरबोर्ड को और क्या कहते हैं आपको पता होगा, इसे हम मेन सर्किट बोर्ड या पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहते हैं। इसके बाद में हमने मदरबोर्ड के बाद में देखा था सीपीयू। सीपीयू के बाद में हमने इनपुट डिवाइस देखी थी, क्या होती है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या होती है। इसी के अंतर्गत हमने प्रिंटर और आपके प्रिंटर को भी देखा था। और इसके बाद हमने पढ़ा था क्या कंप्यूटर मेमोरी। ये जितने भी पोर्शन हैं ये क्या थे, ये आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर थे। अब हमको जो आगे पढ़ना है वो है क्या, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक परिभाषा बताई थी कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की परिभाषा क्या होती है कि वह कंपोनेंट जिसे हम छू व देख सकते हैं उसे हम कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं, और ऐसे कंपोनेंट जिसे हम छू या देख नहीं सकते उसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। लेकिन ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होती है कि ऐसे कंप्यूटर जिसे हम छू या नहीं देख सकते। दोस्तों एक बात समझिएगा, कभी भी आपको क्वेश्चन में एक वर्ड दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि कंप्यूटर सिस्टम में लॉजिकल पार्ट क्या होता है। एक लॉजिकल पार्ट, विच इज द लॉजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो दोस्तों आप बताओगे ये सॉफ्टवेयर है ना, ये आपके कंप्यूटर सिस्टम का लॉजिकल पार्ट है, अर्थात ये काम करता है, बस ये क्या है कि फिजिकल पार्ट की तरह हमें दिखाई नहीं देता है, पर इसका भी उतना ही महत्व है जितना कि आपके हार्डवेयर का महत्व है। अब समझिएगा, सपोज मैं आपके सामने कह दूं कि हम बात किसी कर रहे हैं कंप्यूटर हार्डवेयर, और क्या है हमारे सामने एक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये ठीक उसी तरह से है जैसा कि क्या है, सपोज हमारा ये क्या है, मनुष्य का एक शरीर है या किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जीव का एक शरीर है, और क्या है दूसरा उसकी आत्मा। अब आप बताएं कि किसी भी शरीर में, किसी भी जीव प्राणी के, मनुष्य हो कोई भी जानवर हो, यदि सिर्फ शरीर हो तो किसी काम का है क्या, किसी काम का नहीं। यदि केवल आत्मा हो तो किसी काम की नहीं। ये दोनों का एग्जिस्टेंस दोनों के साथ में रहने से है, अर्थात आत्मा के बिना शरीर काम नहीं, किसी काम की नहीं, और शरीर के बिना आत्मा किसी काम की नहीं। इस शरीर को कार्य करवाती है आत्मा, और शरीर और आत्मा जो है वो शरीर के माध्यम से क्या करती है, अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। अर्थात दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही एक दूसरे के कंप्लीमेंट हैं। तो जो आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, ये कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर होते हैं, जैसे कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी डिवाइस, तो उन सबके बीच में आपसी जो तालमेल होता है उसको बिठा के और उनसे जो आप कार्य करवाना चाहते हो उस कार्य को करवाते हैं, तो वो क्या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर करवाते हैं। अर्थात जितना कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर इंपॉर्टेंट है उतना ही क्या है, सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक, अर्थात क्या, कॉम्प्लीमेंट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है कि भाई, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो होता है कि जो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं तो उनका संपूर्ण नियंत्रण, उनका प्रबंधन, और उनसे जो हमको कार्य करवाना है वो कार्य करवाना, अर्थात उनको जो यूजर, जो उपयोग करता है, जो कंप्यूटर सिस्टम से जो कार्य करवाना चाहता है, तो वो सारे काम कौन करवाता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से करवाता है। यहां तक क्लियर हुआ आपको? तो क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख भाग हैं, और वो दोनों ही क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हम आगे अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं वो क्या है, आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक, चलिए अभी समझते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता क्या है। देखो, मैंने आपको अपनी पहली या दूसरी क्लास में बताया था कि हमने पढ़ा था कि जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर खुद की कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती, अर्थात कंप्यूटर का खुद का कोई इंटेलिजेंस नहीं होता। कंप्यूटर कोई भी काम स्वयं से नहीं कर सकता, कब तक, जब तक कि उसको किसी प्रकार का निर्देश ना दिया जाए, क्या, इंस्ट्रक्शंस ना दिए जाएं।
अर्थात कंप्यूटर क्या है, निर्देशों पे काम करता है। जितने निर्देश कंप्यूटर को दिए जाएंगे सिर्फ वह उतने ही निर्देश क्या करता है, फॉलो करता है या एग्जीक्यूट करता है। उसके अलावा वो अपने से कोई काम नहीं करता। इसीलिए आपसे कभी एग्जाम में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक मुख्य कार्य नहीं है, तो आप बताओगे क्या, बुद्धिमत्ता। कंप्यूटर कोई भी काम को स्वयं से नहीं कर सकता। कंप्यूटर का आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट कंप्यूटर का क्या होता है, 0% होता है। तो अब देखो कंप्यूटर क्या काम करेगा, निर्देश से ही काम करेगा। यह निर्देश कंप्यूटर को कौन देगा, यह निर्देश कंप्यूटर का कौन देगा, तो आप बताओगे सर ये निर्देश तो कंप्यूटर को उपयोगकर्ता देगा, जो कंप्यूटर को यूज करने वाला है, अर्थात कंप्यूटर का क्या, यूजर। तो कंप्यूटर को निर्देश कौन देगा, उपयोगकर्ता देगा, यूजर देगा। अभी आप समझना, तो जो भी कंप्यूटर को हम निर्देश देते हैं, उन निर्देशों के समूह को, उन निर्देशों का, अर्थात जो आपका जो निर्देश होंगे, बहुत सारे निर्देश दोगे। ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ एक निर्देश देते हो, कंप्यूटर से हम बहुत सारे मल्टीपल काम करवाना चाहते हैं, इसीलिए क्या आपके मल्टी प्रोसेसर आ गए आज की डेट पे। तो क्या करते हैं, हम कंप्यूटर को निर्देशों का एक समूह देते हैं। तो दोस्तों निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। निर्देशों के समूह को कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। और एक निर्देश में एक से अधिक, एक प्रोग्राम में एक से अधिक क्या निर्देश होते हैं। ठीक इसी तरह से कि प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं, जैसे निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं, ठीक उसी तरह से प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं, आपके जो आपका प्रोग्रामों का समूह है, किसका, ये जो आपका है प्रोग्रामों का समूह है, इसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। अभी आप समझिएगा कि होता क्या है सॉफ्टवेयर को, बड़ी आसान भाषा में समझना। आप सभी लोग क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, तो आप बताओगे सर एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं। अब सपोज मान लो कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होना है, तो क्या होता है कि मैच होने के पहले दोनों टीम क्या करती, तैयारी करती हैं, किस तरह से आपके गेम को एग्जीक्यूट करना है उसकी पूरी प्लानिंग करती हैं। सपोज मान लो कि हमारे पास में क्या है कि रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, रवींद्र जडेजा है, बुमराह है, मोहम्मद सिराज है। तो हमारे पास में ऐसे क्या है, प्लेइंग 11 में हमारे पास में प्लेयर हैं, बहुत सारे 11 प्लेयर हैं। तो हमने क्या किया कि एक प्लानिंग किया कि देखो भाई पहला ओवर बुमराह फेंकेगा, दूसरा ओवर सिराज फेंकेगा, फिर समी फेंकेगा। तो ये क्या हो गया, बॉलिंग का आपका क्या हो गया, एक प्लान बन गया कि भाई बॉलिंग कौन कौन करेगा। बैटिंग का प्लान बनता है कि पहले रोहित जाएगा, उसके बाद में फिर साथ में आपका गिल जाएगा, शुभमन गिल जाएगा, फिर थर्ड नंबर पे विराट कोहली आते हैं, वो जाएंगे, एक सीक्वेंस बनी होती है, ये तय हो गया। इसके बाद में लॉन्ग ऑन पे कौन रहेगा, लॉन्ग ऑफ पे कौन रहेगा, फील्डिंग पे शॉट में कौन रहेगा, कीपिंग कौन करेगा, यह तय हो जाता है। तो क्या होता है कि पूरे गेम की प्लानिंग चरणबद्ध तरीकों से क्या होती है, तय हो जाती है। और निर्देश दे दिए जाते हैं कि भाई कोहली आपको स्लिप पे खड़े होना है, बुमराह आपको लॉन्ग ऑफ पे खड़े होना है, ये आपको पहला ओवर डालना है, सबको निर्देश दे दिए जाते हैं। और उन निर्देशों के समूह से क्या बनता है, एक प्रोग्राम बन जाता है। और उसके बाद में ये भी तय कर लिया जाता है कि भाई देखो गेम के दौरान पाकिस्तान के साथ में मैच हो रहा है, उन लोग भी क्या करेंगे भाई, आपको उकसाएंगे। तो हमारी टीम से कौन कौन है, तो हमारी टीम से उकसाने में सबसे आगे कौन रहता है, विराट कोहली रहता है। तो भाई विराट कोहली क्या करेगा, यदि बॉलर यदि फॉर्म में है तो उसको उकसाना है, कोई वहां से कमेंट कसेगा, कोई यहां से कमेंट कसेगा। तो ये सब क्या है कि भाई हमने पहले से निर्देश दे दिए हैं कि भाई आपको ये काम करना है। तो उन निर्देशों के समूह से क्या बन गया, एक हमारा प्लानिंग बन गया, अर्थात क्या, प्रोग्राम बन गया कि भाई हमको इस तरीके से आज से गेम को खेलना है। तो क्या हो गया कि बहुत सारे निर्देश से क्या, बहुत सारे निर्देशों के समूह से क्या बन गया, आपका प्रोग्राम बन गया। अच्छा, अब यदि मान लो कि हमने जो प्रोग्राम बनाया था उसमें हमको ये भी पता है कि सपोज इंडिया पहले बैटिंग कर रही है और भड़बड़ा के अचानक से, जैसा कि हमेशा होता है, भड़बड़ा के अचानक से पहली 2 ओवर में 3 विकेट, 4 विकेट भसक गया, इंडिया की हालत खराब। तो हम क्या करते हैं कि सेकंड प्रोग्राम और बना के रखते हैं, सेकंड प्लान भी बना के रखते हैं। यदि इन द केस स्टार्टिंग के 2 या 3 ओवर में या पहली ओवर में हमारे 3 या 4 विकेट फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो फिर बैटिंग करने कौन आएगा, जो रवींद्र जडेजा 7वें नंबर पे बैटिंग करने आते हैं, वो 5वें नंबर पे बैटिंग करने आएंगे। और टुक टुक करके आराम से आपको 4-5 ओवर निकालना है, क्रिकेट को, गेम को मोमेंटम देना है और फिर आगे बढ़ाना है। तो वो क्या हो गया, आपका प्लान बी हो गया। प्लान सी क्या होता है कि यदि सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो 35 ओवर के बाद में आपको 35 से 40 ओवर के बीच में आपको रन रेट को बढ़ाना है, अर्थात तेजी से मराई कुटाई करना है। प्लान सी हो गया। तो दोस्तों देखिए, निर्देश के समूह से क्या बना, प्लान बना। और प्लान अर्थात क्या, प्रोग्राम। और प्रोग्राम के समूह से क्या बन गया, आपका पूरा एक सॉफ्टवेयर बन गया और वो पूरी टीम क्या ग्राउंड पे खेलने के लिए आ गई। ठीक उसी तरह से हमारे कंप्यूटर में क्या होता है कि हम बहुत सारे निर्देशों को क्या बनाते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं। और इसी तरह से क्या करते हैं, 1 2 3 4 बहुत सारे प्रोग्राम बनाते हैं, कई सारे प्रोग्राम बनाते हैं, क्योंकि हमको कंप्यूटर से कई सारे प्रकार के कार्य लेने होते हैं।
तो हम बहुत सारे प्रोग्राम बनाते हैं और उन सभी प्रोग्रामों के समूह को एक साथ हमने एक शब्द दे दिया, क्या? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्ट का मतलब क्या होता है? बहुत कोमल, बहुत नाजुक। तो इसीलिए हार्डवेयर का मतलब क्या कि बहुत भारी भरकम, हार्ड। तो उसको हमने क्या, भौतिक भाग को हार्डवेयर कह दिया और सॉफ्ट उसको हमने बोल दिया सॉफ्टवेयर। तो ये कुछ और नहीं होता है, ये बहुत सारे प्रोग्रामों का समूह होता है। और दोस्तों एक बात को और ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि जो आपका सॉफ्टवेयर होगा कि वो बहुत सारे प्रोग्रामों के समूह का समूह हो सकता है कि कोई सॉफ्टवेयर के अंदर सिर्फ एक प्रोग्राम हो, अर्थात कम से कम एक प्रोग्राम तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को होना ही होना। और जनरली क्या होता है, एक से अधिक प्रोग्राम ही सॉफ्टवेयर में होते हैं। तो निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं और प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको कहानी समझ में आ गई हो तो आप लोग ये डायग्राम को बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि निर्देशों के समूह को प्रोग्राम, प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा हुई। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए अब इसके बाद में आते हैं हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक आता है सॉफ्टवेयर के प्रकार, टाइप्स ऑफ, क्या आपके यहां हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के टाइप्स। तो बेसिकली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और तीसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और तीसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों? जो आपके सॉफ्टवेयर है, देखिएगा जो आपका सॉफ्टवेयर है, देखिएगा ये बीच में भी हमने ले लिया क्या, हार्डवेयर। ये होमवर्क नहीं है, ये क्या है, हार्डवेयर है। इसके बाद में देखिए कि जो आपका पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनता है उसकी लेयर कैसे होती है, ये आपका बीच में हार्डवेयर हो गया। इसके बाद में इस पूरे हार्डवेयर का नियंत्रण कौन करता है? तो दोस्तों ये करता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, कि क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे के पूरे हार्डवेयर का नियंत्रण करता है, अर्थात बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आपका हार्डवेयर काम नहीं कर सकता। आपके सिस्टम में कोई भी सॉफ्टवेयर हो, एप्लीकेशन हो, यूटिलिटी हो, लेकिन यदि आपके इस कंप्यूटर सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करेगा। वो समझते हैं क्यों। इसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है, जो दूसरी लेयर आती है वो होती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो आपके हार्डवेयर को काम करवाता है, उसको रन करवाता है, तो उसकी सहायता के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, उसकी सहायता के लिए, ये क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की सहायता के लिए होते हैं। ये भी सॉफ्टवेयर हैं पर ये किसकी सपोर्ट, ये क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं, ये हेल्प करते हैं किसकी, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ये सहायक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के। इसके बाद में लास्ट में आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो ये आपके सबसे लास्ट में क्या आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो आपका यूजर होता है, क्या आपका जो उपयोगकर्ता होता है, वो इसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर में क्या कार्य करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही यूजर क्या कर सकता है, कंप्यूटर में जो भी काम करवाना चाहता है, जो भी कार्य करना चाहता है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही कर सकता है। ठीक है, तो देखिए ये हमने क्या देखा, इसका एक डायग्राम देखा। अब जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इसको हम सरल भाषा में क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं सिस्टम मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं इसे, हम कहते हैं सिस्टम मैनेजमेंट, प्रबंधक, सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अर्थात क्या कि जो भी हार्डवेयर है उसका पूरा कंट्रोल करना और उसका पूरा मैनेजमेंट करना, ये कौन करता है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। अभी लोड मत लेना, आराम से समझ में आएगा, बहुत ही इजी टॉपिक है। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके कंप्यूटर में जितने भी मैनेजमेंट का काम है वो कौन करेगा, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर करेगा। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है दोस्तों, इसका सबसे मेन उदाहरण होता है वो क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी आपको समझ में आया कि मैं आपसे क्यों कह रहा था कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के काम नहीं कर सकता। क्यों, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई भी आपका कंप्यूटर या आपका मोबाइल बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के काम नहीं कर सकता। ये तो आपको भी पता है। यदि आपके कंप्यूटर सिस्टम में या आपके मोबाइल में, सपोज आपके पास में एंड्रॉइड मोबाइल फोन है,
यदि आपके मोबाइल फोन में एंड्रॉइड ही काम नहीं कर रहा है तो आपका व्हाट्सअप हो, चाहे आपका फेसबुक हो, चाहे आपका कोई भी एप्लीकेशन हो, वो काम नहीं कर सकती। तो ये क्या होता है, सबसे मूलभूत भाग होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का। क्या? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, अर्थात क्या? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और हमारे सिलेबस में इसी को दे रखा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि पूरा बेस बना के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके बाद में आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। दोस्तों ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये क्या होते हैं आपके कंप्यूटर के, इसको जैसे हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर को सिस्टम मैनेजमेंट, हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर को सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये SW का मतलब मैं जब कभी भी लिखूंगा तो उसका मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को सिस्टम मैनेजमेंट अर्थात क्या? प्रबंधन। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रबंधन। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? प्रबंधन या प्रबंधक भी कहते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ठीक उसी तरह से जो आपका यूटिलिटी प्रोग्राम है ना, इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम, इसका दूसरा नाम क्या होता है? सिस्टम सपोर्ट, सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर। जो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है इसे हम सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर कहते हैं। अर्थात ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर को, अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका होता है, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है उसके कार्यों में। जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है उसके कार्यों में क्या करता है? ये सपोर्ट करता है। यहां मैं आपको एक एग्जांपल और बताना चाहूंगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने क्या देखा? पहला एग्जांपल क्या देखा हमने? पहला एग्जांपल क्या देखा? ऑपरेटिंग सिस्टम। एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जांपल इसका और है, ठीक है, वो क्या होता है? दूसरा होता है लैंग्वेज, दूसरा होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भाषा अनुवादक। इसे कहा जाता है भाषा अनुवादक। ठीक है, तो क्या हो गया? जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसके दो महत्वपूर्ण उदाहरण होते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा क्या होता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर, अर्थात क्या? भाषा अनुवादक। समझेंगे, एक एक को आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर क्या हमने देखा? सेकंड नंबर पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसे हम क्या कहते हैं? इसे और किस नाम से जानते हैं? सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर। ये क्या करते हैं? ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं इनकी क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, इनको कार्य करने में हेल्प करते हैं। जैसे दोस्तों आपने ये बताओ कि हमारे घर में यदि हमारे पिताजी कमाने वाले हैं, सपोज हमारी माताजी नहीं कमाती, हमारी माताजी घर संभालती हैं। एक सेकंड, चलिए, तो क्या है दोस्तों, मैं आपको क्या बता रहा था, जैसे सपोज हमारे घर में हमारे पिताजी कमाते हैं, अभी तो हम पढ़ रहे हैं, और हमारी माताजी क्या करती हैं? पूरा घर संभालती हैं। लेकिन कई बार हम क्या कह देते हैं कि भाई हमारे पिताजी काम करते हैं, हमारे पिताजी कमाते हैं, और हमारी माताजी क्या है? वो हाउस वाइफ है, गृहिणी है, घर का काम गृहस्थी देखती हैं। कई बार मजाक में क्या कह देते हैं कि घर की होम मिनिस्टर है। दोस्तों एक्चुअल में क्या है ना, कि ठीक है वो कमा नहीं रही है, लेकिन विश्वास मान के चलिए कि पूरे घर की रीढ़ है हमारी माँ, या हमारी माँ कह दें, या जो भी बहनें जो घर संभालती हैं, वो पूरे घर की रीढ़ होती हैं। ठीक है, कमाना एक बात होती है, यदि जो कमाने जा रहा है यदि उसको एक टाइम का खाना ना मिल पाए सही समय पे ना, तो उसका काम डिस्टर्ब हो जाएगा। जो बच्चे, जो हम जब स्कूल जाते थे, यदि हमारी माँ हमको सिर्फ 2 दिन हमारा टिफिन यदि मिस हो जाए तो हमारी पूरी पढ़ाई डिस्टर्ब होती थी। दूसरे बच्चों को हमको टिफिन झाँकना पड़ता था। तो दोस्तों इतने आसानी से हमको माँ को ना हाउस वाइफ नहीं बोल देना चाहिए। एक्चुअल में क्या होती है, वो हमारी क्या होती है? घर की संरक्षक होती हैं। ठीक है, तो माँ का जो दर्जा है ना, वो हाउस वाइफ इतनी आसानी से नहीं कह देना चाहिए। ठीक है, हम कैजुअली कह देते हैं। वो क्या होती है? हमारे घर की संरक्षक होती हैं। जिस यदि पिता कमाने वाला है तो पूरी घर की बाकी बागडोर को संभालने वाली हमारी माँ होती है ना दोस्तों। तो ठीक उसी तरह से क्या होता है, जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, कंप्यूटर का पूरा काम को क्या करता है? मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। लेकिन इसकी पूरी की पूरी सहायता कि कल के दिन यदि कंप्यूटर सिस्टम में, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में किसी प्रकार की गड़बड़ी आती है, किसी प्रकार की खराबी आती है, या सपोज एक महीने की, जैसे हमारे पिताजी की 1 महीने की सैलरी नहीं आ पाई, तो पिता क्या टेंशन में आते हैं यार कि अगले महीने, इस महीने की सैलरी नहीं आ पाई है। माँ बोलती कोई बात नहीं, मेरे पास में सेविंग रखी हुई है, मैं खर्च संभाल लूंगी, 1 महीने क्या, एक साल संभाल लूंगी। तो ठीक उसी तरह से जब कभी भी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में, ऑपरेटिंग सिस्टम में या लैंग्वेज ट्रांसलेटर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, तो उन दिक्कत को ठीक करने के लिए, उस दिक्कत में आपकी सहायता करने के लिए, उस प्रॉब्लम में आपकी सहायता करने के लिए कौन काम करता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। जो आपके काम को किसी प्रकार की बाधा ना आने पाए, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है? सिस्टम मैनेजमेंट अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या करता है? हेल्प करता है। इसीलिए इसे सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो ये सेकंड नंबर के आपके घेरे पे आएगा।
हार्डवेयर से हमको काम करवाना है तो कौन काम करवाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर करवाएगा, सारा मैनेजमेंट काम और सारा कंट्रोलिंग का काम वही देखेगा। उसके बाद में क्या आता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, क्या करेगा? वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर की क्या करेगा? हेल्प करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प करेगा। थर्ड नंबर पे आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कि जो भी उपयोग करता है। और दोस्तों ये जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ना, इसे हम कहते हैं, दोस्तों एग्जाम में पूछ चुका है, याद करिएगा, इसे हम कहते हैं एंड यूजर, एंड यूजर सॉफ्टवेयर। एंड यूजर का मतलब क्या होता है कि अंतिम उपयोगकर्ता। भाई अंतिम रूप से कंप्यूटर से काम कौन करवाएगा? उपयोगकर्ता ही करवाएगा, जो यूजर है वही करवाएगा, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? एंड यूजर भी कहा जाता है, किसे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। और ये जो आपका ऑपरेटिंग, ये जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए मंच देता है, इसको प्लेटफॉर्म देता है कि भाई मैं आपको प्लेटफॉर्म दे रहा हूं। जैसे हमारे मोबाइल में एंड्रॉइड होता है, एंड्रॉइड आपको जो भी एप्लीकेशन यूज करना पड़ती है, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाते हो और उसको डाउनलोड कर लेते हो, उस ऐप को, और यूज करते हो। तो वो आपको डाउनलोड करने के लिए एक्सेस कौन दे रहा है? कौन आपको परमिट दे रहा है? कौन आपको मंच प्लेटफॉर्म दे रहा है कि भाई इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लो? आपका क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम, अर्थात क्या? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए, इसको नोट करिएगा दोस्तों, इसको आप लिखते जाइए साथ में। जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए मंच प्रदान करता है, प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, ठीक है। और ये जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये इंटरफेस का काम करता है। इंटरफेस मतलब क्या? आपस में आप दो लोगों को जोड़ना। इंटरफेस किस किस के बीच में? यूजर के बीच में और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंटरफेस की तरह कार्य करता है, लिखिएगा इंटरफेस। इंटरफेस का काम करता है किसके बीच में? यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में। तो ये इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद में हम एक एक करके इनको अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट करिए कि सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या होते हैं, और जो आपको मैंने अभी बताया उसको आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, नोट किया आप लोग? ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रकार हो गए। बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और तीसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, अभी हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, यहां पास देखिएगा, मैं आपको इस लाइन को रीड कर रहा हूं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद ही कोई हार्डवेयर कार्य करना प्रारंभ करता है। क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद ही कोई हार्डवेयर कार्य करना प्रारंभ करता है, अर्थात बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर अपना कार्य नहीं कर सकते, ठीक है। यह भी मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद में सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रमुख कार्य, सिस्टम सॉफ्टवेयर के मेन कार्य क्या क्या होते हैं, देखिएगा। अन्य सभी सॉफ्टवेयर को रन कराना। कंप्यूटर में जो भी अन्य सॉफ्टवेयर होते हैं उनको रन कराने का मतलब क्या होता है? उनको कार्य करवाना। उनसे रन का मतलब क्या होता है? उनसे कार्य करवाना, अर्थात जो भी अन्य सॉफ्टवेयर है उनको क्या करना? कार्य करवाना। दूसरा क्या होता है कि पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ संचार स्थापित करना। मैंने आपको बताया था ना कि पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है, कि कंप्यूटर के दो भाग होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो इंटरनल पार्ट है वो सारे के सारे कौन से पार्ट? जो आपके मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। और एक्सटर्नल पार्ट क्या होते हैं? जो मदरबोर्ड से बाहरी रूप से जोड़े जाते हैं। किसके माध्यम से जोड़े जाते हैं? पीओआरटी पोर्ट के माध्यम से जोड़े जाते हैं। तो इन बाहरी कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। तो दोस्तों ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ये जितने भी पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, तो उन सभी को जब हम कंप्यूटर से जोड़ते हैं तो कंप्यूटर के साथ में क्या? उनका संचार, अर्थात क्या? उनका कम्युनिकेशन, वो किस तरीके से आपके कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट करेंगे, अर्थात उनके साथ में मिलजुल के काम करेंगे। तो ये आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये क्या करवाता है? आपका पेरिफेरल डिवाइस के साथ में संचार स्थापित करवाता है। थर्ड नंबर पे आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए मंच। मैंने अभी आपको बताया ना कि बिना आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम में या आपके मोबाइल में काम नहीं कर सकता। तो ये करता है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए मंच या प्लेटफॉर्म तैयार करता है। चौथा नंबर पे देखिए क्या बोल रहा है? सभी संसाधनों का नियंत्रण एवं प्रबंधन। सभी संसाधनों का नियंत्रण एवं प्रबंधन, अर्थात जितने भी हमारे पास में कार्य हैं, जितने भी हमारे पास में रिसोर्सेस हैं, जितने भी रिसोर्सेस मतलब क्या? जितने भी हमारे पास में प्रोग्राम हैं, हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, उन सबका कंट्रोल और उन सबका मैनेजमेंट, उन सबका कंट्रोल और उन सबका मैनेजमेंट। भाई देखो, आपका कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी आपकी दुकान हो, संस्थान हो, होटल हो, कॉलेज हो,
कोई भी हो, वहां पास किसकी जरूरत पड़ती है? एक मैनेजर। क्या करता है कि जितने भी मैनेजर क्या करता है कि जितने भी आपके अन्य लोग हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको क्या करता है? उनसे काम करवाता है, उनको कोऑर्डिनेट करता है। तो ठीक जो आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है, वो क्या करता है? जितने भी आपके पास में कंप्यूटर में संसाधन हैं, रिसोर्सेस हैं, अर्थात जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी आपके प्रोग्राम हैं या अदर जो भी पार्ट हैं, तो उनको कंट्रोल और उनको मैनेज करने का काम कौन करता है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अब उदाहरण की बात कर ले तो मैंने आपको क्या बताया था? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये क्या है? इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर है, तो आप बताओगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। और किस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका कंप्यूटर सिस्टम या आपका मोबाइल कार्य नहीं कर सकता। दूसरा हमने क्या देखा था? भाषा अनुवादक, अर्थात क्या? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये क्या करता है कि देखिए आपका जो कंप्यूटर है वो कौन सी भाषा समझता है? मशीन भाषा समझता है। लेकिन जो उपयोग करता है क्या वो मशीन भाषा समझता है? नहीं समझता है। तो ये जो आपका भाषा अनुवादक होता है, तो ये उपयोगकर्ता जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर के प्रोग्राम को लिख रहा है, जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर के प्रोग्राम को लिख रहा है, उस लैंग्वेज को आपके कंप्यूटर की समझने वाली भाषा अर्थात मशीन भाषा में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। तो ये क्या है? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रमुख उदाहरण है। क्या? आपका भाषा अनुवादक अर्थात लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इसके बाद में शायद आपको तीसरे नंबर का दिख रहा होगा। तीसरे नंबर का क्या है? एक लिंकर, है ना? तो ये लिंकर भी क्या है? लिंकर भी एक सॉफ्टवेयर है। लिंकर देखो, लिंकर यहाँ पास में देखिएगा, जो लास्ट के दो है लिंकर और एक लिखा हुआ है लोडर, मैं उसको यहाँ लिख रहा हूँ। तो जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसके हमने चार उदाहरण देखे। एक हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा हमने देखा भाषा अनुवादक, और तीसरा हमने देखा लिंकर, और चौथा क्या है? लोडर। ये आपको दिख नहीं रहा है तो मैं तीसरा लिख देता हूँ यहाँ पास। तीसरा आपका लिखा हुआ है, यहाँ पास लिखा हुआ है लिंकर। ये क्या है? लिंकर। और चौथा लिखा हुआ है आपका यहाँ क्या? लोडर। तो ये चारों क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लिंकर और लोडर क्या है? ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के क्या है? उदाहरण है। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और बताओ दोस्तों, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया है जो आपका कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे कहाँ इंस्टॉल किया जाता है? प्राइमरी मेमोरी में कि सेकेंडरी मेमोरी में? यदि प्राइमरी में किया जाता है तो कहाँ किया जाता है, और यदि सेकेंडरी में किया जाता है तो कहाँ किया जाता है? ये आपको कमेंट करके बतलाना है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम को किधर स्टोर या कहाँ इंस्टॉल किया जाता है। ये आपको कमेंट करके बतलाना है। ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में 2-3 बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसे नोट करिए और फिर समझते हैं। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या है, मैं अभी आपको क्या कर रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पास इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्योंकि हमको ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, फिर भी जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि हमारे पास में क्या होता है? एमएस विंडो। एमएस विंडो आपने देखा होगा। फिर आपने एक बहुत ही सुना होगा जिसको हम क्या कहते हैं? मैक। ये किसका है? आपका एप्पल कंपनी का क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मैक। इसके बाद में आपने एक नाम सुना होगा लिनक्स, फिर आपने एक नाम सुना होगा यूनिक्स। तो ये सब क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या होते हैं? उदाहरण होते हैं। चाहो तो आप इसको यहाँ नोट कर सकते हो, लेकिन हम डिटेल में ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। इन सब पे हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ बता नहीं रहा था। फिर भी आप चाहें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल को नोट कर सकते हैं। बहुत होते हैं, एंड्रॉइड होता है, बाडा होता है, सैम्बियन होता है ना, लिनक्स होता है, उबंटू होता है, कुबंटू होता है। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, और यहाँ से एग्जाम में हमारे वेपम में उसका ये फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से वो क्वेश्चन पूछते ही पूछता है कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है, क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहुत मजेदार मजेदार क्वेश्चन बनते हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन को हम उतने ही मजे से कवर भी करेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमने क्या देखा था? अभी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण देखे थे, उसमें से हम बात कर रहे हैं आपके पहले उदाहरण की। क्या आगे है? आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर, अर्थात क्या आपका, बताइए इसका मतलब क्या होता है? भाषा। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मतलब क्या होता है? भाषा अनुवादक। नाम से ही मालूम पड़ रहा है क्या करेगा? भाषा का, किसी भाषा का क्या कर रहा है? अनुवाद कर रहा है। तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे निर्देशों को मशीन भाषा में बदलने हेतु प्रयोग किया जाता है, वो क्या कहलाता है? आपका भाषा अनुवादक अर्थात लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहलाता है।
इसके अंतर्गत इसके तीन भाग होते हैं, एक होता है असेंबलर, दूसरा होता है इंटरप्रिटर और तीसरा होता है कंपाइलर। ठीक है, अब देखिए क्या है कि हमारे सिलेबस में सॉफ्टवेयर को लिखा ही नहीं है, और आप लोग यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, यहां से सिर्फ इससे असेंबलर, इंटरप्रिटर और कंपाइलर से भर भर के क्वेश्चन पूछा है। और यदि दोस्तों बताइए पूछ लेता तो कैसे करते आप लोग? ठीक है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊं। यदि आपको नहीं पढ़ना है तो आप ये वाली क्लास को छोड़ दीजिएगा, आप सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम पे कूदिएगा, आपकी मर्जी। ठीक है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊं। तो चलिए, तो देखिए क्या है, हमने देखा लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इसके तीन पार्ट होते हैं, एक होता है असेंबलर, दूसरा होता है इंटरप्रिटर और तीसरा होता है आपका कंपाइलर। असेंबलर क्या करता है, इसको समझिएगा बहुत ध्यान से। जब कभी भी हम किसी निर्देशों को, प्रोग्राम को लिखते हैं, तो दो भाषा होती है, या तो होती है निम्न स्तर की भाषा जिसे हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज, और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, इसको हम कहते हैं उच्च स्तरीय भाषा। तो जो आपकी, मैंने आपको इसके पहले बताया भी है कि आपकी जो असेंबलर है ये क्या करती है, निम्न स्तरीय भाषा अर्थात असेंबली भाषा। और मैं आपको असेंबली भाषा के बारे में बताया भी था कि असेंबली भाषा क्या होती है, ये निमोनिक्स कोड पर आधारित होती है। किस पर? ये आपके निमोनिक्स पर, ये आपके निमोनिक्स कोड पर क्या होती है, आधारित होती है। तो अर्थात क्या कि जो आपके मनुष्य की सबसे आसान, मनुष्य जिस भाषा में, जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं, है ना, मनुष्य की सबसे मनुष्य के समझने वाली भाषा का प्रयोग कौन सी, किस भाषा में होता है? असेंबली लैंग्वेज में होता है। इसे हम निम्न स्तरीय या लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, किसे? असेंबली लैंग्वेज को। तो जो आपका असेंबलर होता है, नाम से मालूम पड़ रहा है कि ये असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है। नाम से पकड़िएगा, असेंबलर। ये क्या करता है? आपके लो लेवल लैंग्वेज, ये क्या है? आपकी लो लेवल, ये आपकी लो लेवल लैंग्वेज है दोस्तों, है ना, ये लो लेवल लैंग्वेज अर्थात असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। अब इसके बाद में आते हैं इंटरप्रिटर और कंपाइलर। जो इंटरप्रिटर और कंपाइलर होता है, ये दोनों ही क्या करते हैं, ये उच्च स्तरीय भाषा को अर्थात हाई लेवल लैंग्वेज को आपके मशीन भाषा में परिवर्तित करते हैं। कौन? इंटरप्रिटर क्या करता है? उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। और जो आपका कंपाइलर होता है, यह भी उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। सिर्फ केवल एक अंतर है, जो आपका इंटरप्रिटर है वो एक बार में केवल एक लाइन को ही ट्रांसलेट करता है। सपोज आपके पास में एक प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, वो कितने, एक पन्ने का है, उसमें मान लीजिए 20 लाइन है। तो जो आपका इंटरप्रिटर होगा ना, तो वो उस उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक बार में सिर्फ एक लाइन को, एक बार में सिर्फ एक लाइन को क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा। किसमें करेगा? मशीन भाषा में ट्रांसलेट करेगा। लेकिन जो कंपाइलर होता है, ये क्या करता है? पूरे के पूरे संपूर्ण प्रोग्राम को, यह पूरे संपूर्ण प्रोग्राम को एक बार में क्या कर देता है? ट्रांसलेट कर देता है। किसमें? मशीन भाषा में कर देता है। तो कंपाइलर का मतलब समझिए, कंपाइल मतलब क्या कि पूरे को कंपाइल कर देना एक बार में। और इंटरप्रिटर का मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना कि इंटरप्रिटर मतलब क्या, कि जैसे राहुल गांधी क्या रखता है अपने पास में? एक भाषा अनुवादक रखता है। राहुल गांधी हिंदी में पहले कुछ बोलता है, फिर वो जो साथ में जो आपका भाषा अनुवादक होता है वो तमिल या तेलुगु या मलयालम में बोलता है। हाँ, वो बात अलग है कि जब जब राहुल गांधी ने ऐसा काम किया है, कुछ ना कुछ हलवा वहां पास हुआ ही हुआ है। राहुल गांधी कुछ कहेगा, जो अनुवादक है कुछ कहेगा या भूल जाएगा कहना, और फिर उसी का मेमे बन के, उसी का जो कॉमेडी वीडियो बन के सामने मार्केट में आते हैं। तो दोस्तों, तो ये जो आपका इंटरप्रेटर क्या करता है कि आपने एक लाइन कही, उसने उसको ट्रांसलेट कर दी, फिर दूसरी लाइन, फिर ट्रांसलेट। और जो कंपाइलर होता है, वो एक बार में आपने जो पूरा कंप्यूटर प्रोग्राम दिया, उसको पूरे को उठा के एक बार में मशीन भाषा में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। तो ये क्या हो गया? आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गया। इसको नोट करिए। चलिए, ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब देखिए, इसके बाद में हमने क्या देखा था? लिंकर। ये लिंकर क्या था, आप समझिएगा। इसे बाइंडर भी कहते हैं, अर्थात क्या? लिंकर को हम बाइंडर भी कहते हैं। जो कंपाइलर द्वारा प्रदान किए गए परिणाम तथा अन्य ऑब्जेक्ट को, जो आपका कंपाइलर है, जो किसी हाई लेवल लैंग्वेज को या उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में क्या कर रहा है? एक बार में कंपाइल कर रहा है। तो जो आपका कंपाइलर किसी भी परिणाम को दे रहा है, या साथ में और कुछ कुछ अन्य परिणाम भी हमको हमारे कंप्यूटर में है, तो लिंकर क्या करता है कि सारे परिणामों को एक साथ एकत्रित कर देता है। क्या करता है? उन्हें बाइंड कर देता है। पकड़ रहे हो ना शब्द क्या है? लिंकर। लिंकर मतलब क्या? दोनों को लिंक करना, जोड़ना। ये मालूम पड़ रहा है ना? बाइंडर अर्थात क्या? सभी चीजों को बाइंड कर देना। तो जो आपका कंपाइलर है,
कंपाइलर द्वारा प्रदान किए गए परिणाम तथा अन्य ऑब्जेक्ट को आपस में लिंक करता है। कौन? लिंकर। लोडर क्या होता है? यह एक सिस्टम प्रोग्राम है जो दिए गए निर्देशों के आधार पर प्रोग्रामों को मेमोरी में लोड करता है। तो क्या करता है? प्रोग्रामों को मेमोरी में लोड करता है। तो कभी आपसे पूछ दे कि सॉफ्टवेयर का नाम क्या होता है जो प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करवाता है, तो क्या होगा? वो आपका लोडर होगा। समझ में आ रहा है कि क्या कर रहा है आपका? ये मेमोरी में क्या कर रहा है? प्रोग्राम को लोड कर रहा है। तो क्या कहलाएगा? कंप्यूटर लोडर कहलाएगा। नोट करिए। चलिए, अब आता है इसके बाद में हमारा सेकंड नंबर का, जो हमने पढ़ा था क्या आपका? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्या आ गया हमारा सेकंड नंबर पे? आ गया अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखो, मैंने आपको बताया था कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को हम और किस नाम से जानते हैं? तो क्या? आपका सिस्टम सपोर्ट। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को और किस नाम से जानते हैं? सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से कार्य करने एवं निर्देशों के अनुकूलित बनाए रखने में सहायक होते हैं या सहायता करते हैं, अर्थात कंप्यूटर को अपने कार्यों को आसानी से संपन्न कर सके। अर्थात क्या है? इसको समझिएगा, इसका मतलब क्या है? लाइन का मतलब ये है, मैंने आपको पहले भी डिटेल में बता दिया इसको अभी स्टार्टिंग में, कि जो आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, ये जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, उसको काम में किस प्रकार से दिक्कत ना आए, उसके कार्यों में क्या हो? आसानी हो। आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर अपने किसी भी काम को सरलता से कर सके, उस हेतु सहायता कौन करता है? आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है? आपके उसमें हेल्प करता है। इसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर। तो कुछ नहीं, इसका मतलब ये है कि भाई जो भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके काम को कैसे हम आसान बनाएगा, तो कौन करेगा उसकी हेल्प? इसमें कौन करेगा? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके उदाहरण। तो इसके उदाहरण आपसे पूछता है, परिभाषा तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पूछता है वो इससे पूछता है एग्जांपल की, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो देखिएगा, डेटा क्लीनअप। ये क्या करता है कि एक सिस्टम में अस्थायी फाइलों को हटाता है। देखिए भाई, हमारे पास में कंप्यूटर में क्या समझिएगा, हमारे पास कंप्यूटर में ना जितना भी रिसोर्सेस है, चाहे हम बात कर ले मेमोरी की, चाहे प्रोग्राम की, हमारे पास में लिमिटेड आइटम है, हमारे पास में लिमिटेड मेमोरी है, लिमिटेड हमारे पास में प्रोग्राम्स हैं, हमारे पास में लिमिटेड स्पेस है। तो हमको उसी स्पेस में क्या करवाना है? काम करवाना है। जैसे क्या होता है कि जब हम सपोज मान लीजिए कि हमारे घर में कोई मेहमान आए, या सुबह से हम ही कुछ घर में अपने काम करते हैं, तो पूरा घर क्या रहता है? सुबह से अस्त व्यस्त हो जाता है। फिर क्या करते हैं कि उसको दोबारा रीअरेंज करते हैं, बिस्तर को साफ करते हैं। क्यों? ताकि रात को हम उसमें फिर से दोबारा सो सकें, है ना। बर्तन को दोबारा साफ करते हैं। क्यों? ताकि दोबारा उसमें खाना बनाया जा सके। तो ये जो क्या होता है, जो आपका डाटा क्लीनअप होता है, ये करता है कि हमने सिस्टम में कुछ काम किया, अब क्या हुआ? काम करते करते हमने 2-3 फाइल बनाई, कुछ को सेव किया, कुछ को सेव नहीं किया। तो जो अनवांटेड फाइल होती है, जिनका हमको काम नहीं होता है, उन अस्थायी फाइलों को क्या करता है? कंप्यूटर सिस्टम से ऑटोमेटिक हटा देता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? डाटा क्लीनअप। फिर एक होता है डिस्क पार्टीशन। यह एक डिस्क को विभिन्न लॉजिकल भागों में बांटता है। कभी भी आपने कंप्यूटर यदि यूज किया होगा तो देखा होगा, जब आप कंप्यूटर में माई कंप्यूटर खोलते हो तो उसमें आपने देखा होगा कि आपको सी ड्राइव दिखता होगा, डी फोल्डर दिखता होगा, ई फोल्डर दिखता होगा, एफ फोल्डर दिखता होगा। ये क्या होता है कि पूरी मेमोरी स्पेस को अलग अलग भागों में बांट देता है। सी में क्या यूज करते हैं कि सी में जो भी कंप्यूटर के आपके मेन सॉफ्टवेयर होते हैं, वो क्या होते हैं? आपके सी फोल्डर में होते हैं। फिर डी ई एफ में क्या कर सकते हो कि आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको अपने इंपॉर्टेंट, सपोज आप ऑफिस में किसी वर्क करते हैं, तो आपने डी में अपना रख लिया, ई में आपने अपने घर की जितनी भी फोटो मूवी वगैरह है वो रख ली, एफ में आपने यदि मान लो आपको फोटोग्राफी का शौक है तो आपने उसमें अपने फोटोग्राफी को रख लिया। तो क्या करता है कि आपको एक ना ये एक लॉजिकल भाग देता है ना। होता कुछ नहीं है, ये पूरा का पूरा क्या है? आपके पास में एक मेमोरी स्पेस है, इसको क्या कर दिया? इसने बांट दिया। एक बोल दिया सी है, एक बोल दिया डी बोल दिया, एक बोल दिया ई है ना। तो बांट दिया है ताकि भाई ऐसा ना हो कि सी वाला, सपोज कि भाई आपने मान लो कि कोई कंप्यूटर, आपने कोई बहुत इंपॉर्टेंट फाइल बनाई और वो आपने कहा कर दी, आपके पास में ये सी डी ई एफ कुछ नहीं है, सब कुछ एक ही है, आपने क्या कर दिया? सी में डाल दिया। अब आपको फाइल ढूंढनी है तो आप क्या कर रहे हो? पूरी फाइल ढूंढ रहे हो। अब क्या है कि सपोज आपको पता है कि भाई कि मैंने कोई यदि मूवी सेव की है, डाउनलोड की है, उसको सेव करके रखा हो, तो किसमें है? वो ई में है। तो ना आप सी में जाओगे ना डी में जाओगे, सीधे आप ई फाइल खोलोगे, अपना फोल्डर खोलोगे, मूवी को निकाल लोगे। तो क्या कर रहा है कि आपके कंप्यूटर में जो आप काम कर रहे हो उसको क्या कर रहा है? ये आसान बना रहा है।
तो ये क्या हो गया आपका डिस्क पार्टीशन। क्या करता है ये कि विभिन्न डिस्क को, अर्थात डिस्क का मतलब क्या होता है, ये आपकी हार्ड डिस्क की बात कर रहा है, ये आपके हार्ड डिस्क की बात कर रहा है कि आपके डिस्क को विभिन्न लॉजिकल भागों में बांटता है। लॉजिकल मतलब क्या, सिर्फ नाम दे दिया है, डिस्क तो अभी भी वही है, सिर्फ नाम दे दिया है कि सी डी ई एफ इसके एक पोर्शन है। चलिए इसके बाद में क्या होता है, तीसरे नंबर पे आता है डिवाइस ड्राइवर, है ना। शायद आपको नीचे का नहीं दिख पा रहा होगा, मैं उसको आपको दोबारा लिख दूंगा। देखिए डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसे कंप्यूटर में एक बाहर डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। सपोज जैसे मान लीजिए आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा, गर्मी का भी सीजन भी आ गया है, हाँ सपोज हमारे घर में एक नया एसी लग रहा है। अब आपने देखा होगा कि जो एसी का प्लग होता है वो आप अपने नॉर्मल जो आपके पास में सॉकेट होता है उसमें नहीं लगाते हो। क्यों? क्योंकि जो एसी होता है वो हैवी लोड लेता है, और जो आपके घर में सॉकेट दिया हुआ है वो उस लोड के लिए अकॉर्डिंग नहीं है। वो 5 एम्पियर का है, 220 वोल्ट का है ना। और जो हमारा एसी है वो अधिक वोल्ट अधिक वाट का है। तो हम क्या करते हैं, अलग से फिर एसी के लिए क्या करते हैं, अलग से एक कनेक्शन खींच के लाते हैं और एक अलग से बोर्ड लगाते हैं। क्यों? ताकि वो एसी उस पर काम कर सके। ठीक उसी तरह से आपके कंप्यूटर में जितने भी बाहर डिवाइस होते हैं, जितने भी आपके एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं, जैसे आप कुछ भी एक्सटर्नल डिवाइस लगा रहे हो, सपोज प्रिंटर लगा रहे हो, यहाँ आपको दिख नहीं रहा है, या आपने ग्राफिक कार्ड लगा दिया, तो कभी आपने देखा होगा जैसे सीडी डीवीडी होती है तो सीडी ड्राइवर होता है, डीवीडी ड्राइवर पहले आते थे, अब तो कंप्यूटर में पहले से साथ में ही आते हैं। तो क्या होता है कि जितने भी आप इसमें बाहर डिवाइस लगा रहे हो तो उनको चलाने के लिए एक डिवाइस ड्राइवर होता है। जैसे कि मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, यहां पास आपको दिख नहीं रहा होगा, एक होता है प्रिंटर ड्राइवर, जो आप प्रिंटर लगा रहे हो, जो आप कंप्यूटर प्रिंटर लगा रहे हो। तो कंप्यूटर प्रिंटर अलग अलग प्रकार के होते हैं। मान लीजिए आप भाई आप कोई से एक नया प्रिंटर लेके आ गए, एडवांस प्रिंटर लेके आ गए, तो क्या होता है उस एडवांस प्रिंटर के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, वो पहले से क्या करना पड़ेगा आपको, अपने सिस्टम में उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और फिर क्या करता है कि उस कंप्यूटर को चलाएगा। ठीक है, तो इसके उदाहरण क्या क्या होते हैं देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, डिवाइस ड्राइवर के एग्जांपल बता रहा हूं दोस्तों। क्या होते हैं देखो, जैसे कि हमारे पास में एक होता है प्रिंटर, प्रिंटर ड्राइवर। ड्राइवर का मतलब क्या होता है कि उस बाहर डिवाइस को कार्य करने के लिए एक मंच देना। फिर आपने जैसे कि लैन आपने सुना होगा, है ना, आपने घर में वो लगवा लिया, क्या वाईफाई लगवा लिया, तो उसके लिए एक ड्राइवर लाओगे आप अलग से। ड्राइवर मतलब क्या है, वो एक सॉफ्टवेयर है जो आप एक्सटर्नल कंपोनेंट जिसको यूज करना चाह रहे हो कंप्यूटर में, उसको चलवाने के लिए, उसको कार्य करवाने के लिए। तो ये क्या हो गया आपका डिवाइस ड्राइवर हो गया। चलिए इसको नोट करिए, इसके और भी उदाहरण इसको आगे बताता हूं मैं आपको। तो क्या, प्रिंटर ड्राइवर, लैंड ड्राइवर। यहाँ ड्राइवर का मतलब वही है जो आपका कार ड्राइवर होता है। जैसे आप घर में कार लेके आते हो ना, तो कार कौन चलाएगा, यदि आपको चलाते नहीं आती तो कौन, ड्राइवर चलाएगा। वैसे यदि आप मान लीजिए कोई नया प्रिंटर लेके आ गए, तो प्रिंटर को कौन चलाएगा, प्रिंटर ड्राइवर चलाएगा। आपने लैन लगा दिया कंप्यूटर में, लोकल एरिया नेटवर्क, कौन चलाएगा, लैन ड्राइवर चलाएगा। चलिए ठीक है, देखिए अब इसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण आता है, क्या, ये जो एग्जांपल देख रहे हैं दोस्तों, ये किसके एग्जांपल है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल पढ़ रहे हैं अभी हमने। इसके पहले हमने 3 देख लिया, ये चौथे नंबर का आता है क्या, आपका एंटीवायरस। ये एंटीवायरस क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर को वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जब कभी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करेगा ना, तो आपके दिमाग में सीधे आना चाहिए क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या करता है ये जो आपका एंटीवायरस होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है। किससे, वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके उदाहरण क्या होते हैं, जैसे आपने सुना होगा एवीजी, एवास्ट सुना होगा, मैकफी सुना होगा, क्विक हिल सुना होगा। तो बहुत सारे क्या है, ये आपके एंटीवायरस हैं। और हमारे सिलेबस में वायरस और एंटीवायरस का अलग से ही टॉपिक है। तो दोस्तों हम अपने उस टॉपिक में वायरस को डिटेल में पढ़ेंगे, एंटीवायरस को भी क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ हम यहाँ ये समझ रहे हैं कि जो एंटीवायरस होता है वो क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, अर्थात सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर का क्या है, एग्जाम्पल होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर सिस्टम को, सिस्टम सॉफ्टवेयर को, अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम को वायरस से क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके बाद में अगला आता है आपका क्या, डिस्क डीफ्रेगमेंटेटर, अर्थात एक डिस्क में अनचाही स्पेस को हटाना। सपोज आपके डिस्क में क्या हो गया है कि भाई स्पेस, एक ऐसा स्पेस अपने आप क्रिएट हो गया है जो क्या हो रहा है कि आपके मेमोरी स्पेस को खा रहा है। तो क्या कर देगा ये डिस्क डीफ्रेगमेंटर होता है, क्या करता है कि उस अनचाही स्पेस को क्या करता है, हटा देता है। ठीक है, इसके बाद में आपने एक सुना होगा क्लिपबोर्ड। तो कंप्यूटर में जो आप कट कॉपी पेस्ट वाला जो काम करते हो ना, ये भी क्या है, कट कॉपी पेस्ट की। आपको एक फाइल को
एक फाइल जो आपके फोल्डर सी डी में है उसको हटा के आपको ई में ले जाना है। अर्थात क्या करना चाहते हो कि आप डी फोल्डर का स्पेस खाली करना चाहते हो, तो क्या किया आपने, उस फाइल को कट किया और उसको कहां पेस्ट कर दिया, ई में कर दिया, तो आपका फोल्डर डी खाली हो गया। तो क्लिपबोर्ड क्या करता है, कट कॉपी पेस्ट, ये जो ऑप्शंस होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ये क्लिपबोर्ड, ये क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही है। क्या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है क्या आपका क्लिपबोर्ड, इसके अंतर्गत कट कॉपी और पेस्ट किया जाता है। अब आता है सिस्टम रीस्टोर। समझना, सिस्टम रीस्टोर क्या होता है कि रीस्टोर पॉइंट को तैयार करता है, रीस्टोर पॉइंट को क्या करता है, तैयार करता है, जिससे सिस्टम फेलियर होने पर सिस्टम को रिकवर किया जा सके। ये क्या करता है कि सिस्टम रीस्टोर पॉइंट बनाता है, मतलब क्या करता है, ये एक ऐसा पॉइंट बना के रखता है, एक ऐसा स्पेस बना के रखता है कि यदि किसी कंडीशन पे ऐसा होता है कि आपका सिस्टम क्या हो गया, फेल हो गया, किसी कारणवश आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काम करना बंद कर दिया, तो ये क्या करता है, एक प्रकार का एक ऐसा रीस्टोर पॉइंट बना के रखता है। ये क्या करता है, एक ऐसा रीस्टोर पॉइंट बना के रखता है कि यदि किसी कारणवश आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर फेल हो गया तो उसको दोबारा रीस्टोर किया जा सके। फिर एक होता है बैकअप। बैकअप क्या होता है देखिएगा, डिस्क में उपलब्ध फाइल की कॉपी को, देखिए ये क्या कर रहा है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर और बैकअप में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, समझिएगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या कर रहा है, बैकअप बना रहा है। ये जो आपका सिस्टम रीस्टोर सॉफ्टवेयर है, ये क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या कर रहा है, रीस्टोर बना रहा है। और जो आपका बैकअप होता है ये डिस्क में उपलब्ध, जो अर्थात डिस्क में क्या, आपके हार्ड डिस्क में जो भी आपके पास में डेटा या फाइल्स है, ये उसको क्या करता है, अन्य स्थान पर बना के रखता है कि कभी भी आपको यदि हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम आ गया या आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गया तो क्या रहे कि आपके पास में जो आपका इंपॉर्टेंट डेटा था वो आपके पास में बैकअप के रूप में क्या रहे, मौजूद रहे, कंप्यूटर सिस्टम के खराब होने के साथ में आपका डेटा खराब ना हो जाए। ठीक है, तो क्या है, सेकेंडरी मेमोरी को हम इसमें क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, है ना। आप में मेमोरी में मैंने आपको पढ़ाया था क्या होता है, बैकअप के यूज में, बैकअप के यूज में किस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है इसका एक और एग्जांपल है डीबगर, है ना। आप लिखिएगा कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हमने क्या क्या देखा दोस्तों, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत देखिए हमने क्या क्या देखा, यहां समझिएगा। देखो हमने देखा डेटा क्लीनअप, डिस्क पार्टीशन, डिवाइस ड्राइवर, ये हमने देखा। इसके बाद हमने क्या देखा, देखो डेटा क्लीनअप, डिस्क पार्टीशन, डिवाइस ड्राइवर, और इसके बाद में क्या देखा, एंटीवायरस देखा, डिस्क डिफ्रेगमेंटेटर देखा, क्लिपबोर्ड देखा, सिस्टम रीस्टोर पॉइंट देखा और बैकअप देखा। और एक यहां पास और नोट करिएगा, शायद आपको नहीं दिख पाता होगा, ये नीचे का जो लाइन है वो शायद कई बार दब जाता है, तो लास्ट नंबर पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ये लास्ट में लिखा हुआ है डीबगर। ये अभी मैं आपको क्लास के लास्ट में बताऊंगा कि ये डीबगर क्या होता है। तो ये सब क्या है, किसके एग्जाम्पल है, ये सब एग्जाम्पल है आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास में तीसरे नंबर पे क्या, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए भाई, तो ये क्या हो गया, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। इसे मैंने आपको बताया था ना, इसे हम क्या कहते हैं, एंड यूजर भी कहते हैं। किसे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एंड यूजर भी कहा जाता है, जिसका प्रयोग उपयोगकर्ता द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने हेतु किया जाता है। इसके अंतर्गत जो इसके सबसे पहला एग्जांपल आता है वो क्या आता है, आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अर्थात जब कभी भी हमको कंप्यूटर में डॉक्यूमेंटेशन का काम करना रहता है, अर्थात क्या, किसी भी प्रकार को हमको दस्तावेज संबंधी कार्य करना होता है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। तो इसके अंतर्गत में क्या आता है, जो भी वो आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसा कि आपने देखा होगा एमएस वर्ड, वर्ड पैड, वर्ड स्टार और क्या आपका नोटपैड। फिर आता है सेकंड नंबर पे क्या, आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, अर्थात क्या, प्रस्तुतिकरण। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ये जो आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, ये क्या करता है कि प्रेजेंटेशन बनाने तथा स्लाइड शो दिखाने के लिए, जो आप पीपीटी जिसको हम फाइल बोलते हैं, जिसमें कि आप पढ़ रहे हो बोर्ड में, ये भी क्या एक प्रकार का पीपीटी है। अर्थात क्या, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से मैंने ये पीपीटी आप लोगों के लिए बना के लाया है, और स्लाइड बाय स्लाइड क्या कर रहा हूं, मैं इसको आगे बढ़ाते जा रहा हूं, आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो ये क्या हो गया, आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हो गया। इसके बाद में तीसरे नंबर पे आता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं जनरल भाषा में एमएस एक्सेल। रिकॉर्ड बनाने और संबंधित गणना करने के लिए, रिकॉर्ड बनाने और संबंधित गणना के लिए, जैसे कि क्या आपने देखा होगा कि भाई स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं, उनकी उम्र कितनी है, उनके नंबर कितने आए, कब नहीं आए, कब उपस्थित थे, कब अनुपस्थित थे,
तो उनका रिकॉर्ड तैयार करना और गणना करना, ये किसमें करते हैं हम, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। जो इसका एग्जांपल होता है दोस्तों यहाँ पास फिर छुप गया है, तो दोस्तों स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के लिए आप लिखिए क्या होता है आपका, सबसे होता है इंपॉर्टेंट क्या आपका, एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल क्या होता है आपका, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है दोस्तों। और इसके बाद में एक और है, क्या इसका लिखिएगा, लोटस, LOTUS, लोटस। ये भी क्या है आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं। फिर आता है इसके बाद में, देखो अभी हमने दो तीन देख लिया, अब आता है डेटाबेस सॉफ्टवेयर। क्या आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ये क्या है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है कि डेटाबेस, ये क्या होता है, डेटाबेस प्रबंधन हेतु, डेटाबेस प्रबंधन हेतु, अर्थात जैसा कि आपका एग्जांपल होता है एमएस एक्सेस। आपने कि कंप्यूटर में जो भी आपने डेटा, आपके पास में कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा होता है, तो उसको डेटा को किस प्रकार से अरेंज करना है, किस प्रकार से उसको मैनेज करना है, उसके लिए अलग से एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है, तो उसको क्या कहते हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसका एग्जांपल होता है एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस क्या है, ये आपके डेटाबेस सॉफ्टवेयर का क्या है, उदाहरण है। इसके बाद में आता है मेलिंग सॉफ्टवेयर। क्या, मेलिंग सॉफ्टवेयर, ईमेल को सेंड करने और रिसीव करने हेतु एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, इसे हम कहते हैं मेलिंग सॉफ्टवेयर। आपने सुना होगा एग्जांपल एमएस आउटलुक, जो आपका एमएस आउटलुक है, किसका एग्जांपल है, ये आपका मेलिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है दोस्तों, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद में आता है एक डीटीपी, एग्जाम में पूछता है कि डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बताओगे डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डीटीपी का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, अर्थात कि जैसे आपने कभी देखा होगा ना कि पेज मेकर, कोरल, फोटोशॉप, जितने भी जो आपके हैवी फोटो से रिलेटेड काम होते हैं, डिजाइनिंग के काम होते हैं, वो किसमें होते हैं दोस्तों, आपके डीटीपी में होते हैं। अर्थात इसके जो एग्जांपल हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के जो एग्जांपल हैं वो क्या है आपका, कोरल। कोरल क्या है, एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग का सॉफ्टवेयर का क्या है, एग्जांपल है, अर्थात एप्लीकेशन प्रोग्राम है आपका क्या, कोरल, पेज मेकर, और ये क्या आपका फोटोशॉप। फिर आता है फाइल कंप्रेशन, फाइल को कंप्रेस करना। जो आपके पास में फाइल, जो आपके पास में कंप्यूटर में फाइल्स होती हैं, कई बार क्या होती हैं, बहुत ज्यादा एमबी की होती हैं, या आपको एक फाइल को 5 फाइल में कन्वर्ट करना हो, तो वहां पास क्या करते हो आप, फाइल कंप्रेशन का प्रयोग करते हो। आपने नाम सुना होगा विनजिप। विनजिप इसका उदाहरण है दोस्तों, ये आपका फाइल कंप्रेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। और क्या होता है एक WinRAR, ये किसका उदाहरण है, आपके फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। फिर आता है, आपने सुना होगा पेंट, पेंटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो दोस्तों, तो आप बताओगे एमएस पेंट। क्या, एमएस पेंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पेंट। फिर एक होता है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, जिसको हम वर्तमान में बहुत यूज करते हैं। मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, मल्टीमीडिया में दो चीज होती है, एक क्या होता है आपका ऑडियो, मल्टीमीडिया में क्या होता है बताओ, ऑडियो होता है, और क्या होता है, वीडियो। ये क्या होता है, मल्टीमीडिया होता है। तो इसके लिए कौन कौन से एप्लीकेशन प्रोग्राम आपने देखे हैं, MP4 प्लेयर आपने देखा होगा, MPEG प्लेयर भी आपने देखा होगा, और एक सबसे बहुत चर्चित क्या है आपका, VLC प्लेयर। ये सब किसके एग्जांपल हो गए दोस्तों, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा एक आता है आपके पास में अकाउंटिंग। जो भी आपको अकाउंटिंग से संबंधित है ना, जो भी आपके अकाउंटिंग से संबंधित प्रोग्राम होते हैं, तो वो क्या होते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से संपन्न किए जाते हैं। और इसका आपने एग्जांपल सुना होगा बहुत, टैली, है ना, ये टैली, ये क्या होता है कि जितने भी आपके अकाउंटिंग, ये जो आपके बैंकिंग में आप यूज करते हो, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं या बड़े बड़े होटल कंपनी वाले होते हैं, वो अकाउंटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं दोस्तों, टैली। बोलते हैं ना कि भाई अगले को टैली में काम करते आता है कि नहीं आता है, तो टैली क्या है दोस्तों, ये आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो हम पढ़ रहे हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में दोस्तों आता है एक पीडीएफ सॉफ्टवेयर, है ना, पीडीएफ। तो पीडीएफ सॉफ्टवेयर का मतलब क्या, पोर्टेबल। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट सॉफ्टवेयर, अर्थात ऐसे सॉफ्टवेयर की जो किसी भी फाइल को, यदि वो वर्ड में है, पीपीटी में है, एक्सेल में है, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए आपके किसी अन्य फाइल फॉर्मेट को, जो चाहे वो एक्सेल में हो, पीपीटी में होगी या वर्ड में होगी, उसको पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का आप प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है, आपका पीडीएफ सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसके एग्जांपल क्या है, आपने देखा होगा एक्रोबैट रीडर, एक्रोबैट रीडर, और सबसे फेमस आपने देखा होगा दोस्तों एडोब रीडर। ये क्या है आपका एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या आपका एडोब रीडर।
इसके बाद में दोस्तों आता है, एक आता है इंस्टेंट। क्या आता है? इंस्टेंट। इंस्टेंट ये क्या है? इंस्टेंट सॉफ्टवेयर, इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर, अर्थात सूचनाओं का तत्काल आदान प्रदान, सूचनाओं का तत्काल ये आदान प्रदान, ठीक है क्या? सूचनाओं का तत्काल आदान प्रदान। जो भी आजकल आप मोबाइल में यूज कर रहे हो, व्हाट्सएप, वीचैट, टेलीग्राम, हाइक, हैंग आउट, ये सब किसके हैं दोस्तों? इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? ये इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। और ये इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आता है वेब ब्राउजर्स। जितने भी आप आजकल वेब ब्राउजर यूज करते हो, चाहे अपने मोबाइल में और या अपने कंप्यूटर सिस्टम में, जो भी आपके वेब ब्राउजर होता है, ये क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसी के माध्यम से आप इंटरनेट पे क्या करते हो? सर्च करते हो, ढूंढते हो चीजों को। तो दोस्तों ये क्या हो गया? आपका वेब ब्राउजर हो गया। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, फिर आपने देखा होगा यूसी ब्राउजर आज का चलन में कम हो गया है, ओपेरा है, एक है मैक्साथॉन। आपसे एग्जाम में पूछ लेगी निम्नलिखित में से क्या वेब ब्राउजर नहीं है दोस्तों, तो याद रखना मैक्साथॉन। क्या? मैक्सथॉन। ये क्या है? मैक्सथॉन, MAXTHON, मैक्सथॉन क्या है? आपका वेब ब्राउजर है। फिर उसके बाद में आपने नाम सुना होगा मोजेक, नेटस्केप सुना होगा आपने, नेटस्केप नेविगेटर, और ये तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, क्या? गूगल क्रोम, गूगल क्रोम। और आपने एक सुना होगा सफारी। अब मेरे को बताइए दोस्तों कमेंट करके, ये सफारी किस एंड्रॉइड में, सॉरी किस मोबाइल फोन में, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में ये जो आपका सफारी वेब ब्राउजर है ये किस में काम करता है? जैसे कि आप सपोज गूगल क्रोम है, तो गूगल क्रोम आप बताएंगे कि किसका है, तो बताओ कि किस कंपनी का है। तो दोस्तों बताना मेरे को ये सफारी किस कंपनी का है। बेसिकली मैं आपसे पूछ रहा हूं ये सफारी, जो सफारी वेब ब्राउजर है, किस कंपनी का है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो गया? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हुए। अब ये इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो हमने अभी तक सॉफ्टवेयर देखे थे, तीन टाइप के होते हैं, सिस्टम, यूटिलिटी और एप्लीकेशन। अब इसके अलावा हमने क्या कर दिया कि सॉफ्टवेयर को और भी अन्य कैटेगरी में बांट दिया है। तो जिसकी और क्या कैटेगरी होती है, वो उन तीन कैटेगरी के अलावा अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग हमने इनको बांटा है। एक होता है पैकेज सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से अधिक विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, किनको? विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मिलाकर एक सॉफ्टवेयर के रूप में विकसित किया जाए, कि बहुत सारे दो या दो से अधिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक साथ कंबाइन कर दें, तो क्या कहते हैं? इसे हम पैकेज सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है दोस्तों? एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में आपने देखा होगा ना, क्या है इसमें? एमएस वर्ड भी होता है। एमएस ऑफिस में क्या होता है? एमएस एक्सेल भी होता है। इसमें एमएस एक्सेल भी होता है। इसमें क्या होता है? एमएस पावर पॉइंट पीपीटी भी होता है। तो ये क्या है? आपके विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या है ये दोस्तों? एक पैकेज है, ग्रुप है। इसके बाद में एक आता है प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर, अर्थात क्या? प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? मालिकाना, खुद का, प्राइवेट, मालिकाना। तो कैसा सॉफ्टवेयर आपका मालिकाना, अर्थात क्या? प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें उपयोग में लेने हेतु एक प्रयोक्ता को इनके लाइसेंस को खरीदने की जरूरत पड़ती है। बिना लाइसेंस को इनको आप यूज नहीं कर सकते। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। उदाहरण के लिए एमएस विंडो, एमएस ऑफिस, या आप यूज करते हो मैक। भले आप कई बार आपने सुना होगा ना कि एमएस विंडो को आपने लाइसेंस नहीं लिया फिर भी आप यूज करते हो, तो समझना वो क्या होता है। उसको हम बोलते हैं कॉपीराइट सॉफ्टवेयर को बिना अनुमति के उपयोग करना, सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। बोलते हैं ना कि भाई जो आप यूज कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम, या कई बार कहते हो कि जो आपका एमएस विंडो वो पायरेट है। मतलब क्या? कि कॉपीराइट सॉफ्टवेयर को बिना अनुमति के प्रयोग करना क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है, चुरा के। ठीक है, सिंपल भाषा में क्या? चुरा के। चलिए नोट करिएगा। अब आता है, देखिए, एक आता है फ्रीवेयर। ये फ्रीवेयर क्या होते हैं? ये होते तो हैं, देखिए फ्रीवेयर। अब दोस्तों पकड़ना की बार मैं पूछता कि निम्नलिखित में से क्या एक फ्रीवेयर है? फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स मतलब क्या? कि बिना इनमें किसी प्रकार के हमको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे सॉफ्टवेयर जिन पर कोई कॉपीराइट नहीं होता, अर्थात जो फ्री में उपलब्ध होते हैं, जैसा कि आपका लिनक्स, ओपन ऑफिस, माई एसक्यू, ये क्यू लिखा हुआ है, माई एसक्यूएल, और क्या आपका मोजिला फायरफॉक्स। ये कैसे है? फ्रीवेयर मतलब क्या? फ्रीवेयर का मतलब क्या? फ्री सॉफ्टवेयर, अर्थात ओपन सोर्स।
इनको आप कभी भी किसी भी तरीके से ओपनली यूज कर सकते हो। इसमें किसी प्रकार का कॉपीराइट, किसी भी व्यक्ति का कॉपीराइट मालिकाना हक नहीं होता है। उदाहरण आपने देखा लिनक्स ओपन ऑफिस माई एक्सक्यूएल। इसके बाद में आता है नेटवेयर। आपको वर्ड पकड़ना है नेट। ये क्या होता है? नेटवर्किंग से संबंधित सॉफ्टवेयर। क्या होता है दोस्तों? आपने नाम सुना होगा विंडोज एनटी, एनडी का विंडोज एनटी अर्थात नेटवर्क, और आपने देखा होगा विंडोज एक्सपी सर्वर। ये क्या है दोस्तों? ये आपके नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर के क्या है? उदाहरण है। फिर एक आते हैं शेयरवेयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? शेयरवेयर। यह होते तो कॉपीराइट सॉफ्टवेयर हैं। यह होते तो कॉपीराइट सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें एक निश्चित समय के लिए उपयोगकर्ता को फ्री में देते हैं। जैसे कि आपने कई बार मोबाइल में या आपके लैपटॉप में या आपके पीसी में आपने यूज किया होगा, कुछ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि आपको फ्री एक्सेस देते हैं 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, और फिर बोलते हैं कि 20 दिन के बाद में आपका ट्रायल वर्जन खत्म हो गया, अब आपको पेड करोगे तो ही उसको आगे यूज कर सकते हो। तो जो आपका शेयरवेयर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायल। क्या कहते हैं? ट्रायल वर्जन। ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर। ये क्या होते हैं? आपके ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर होते हैं। ये होते तो कॉपीराइट हैं, लेकिन ये आपको कुछ समय के लिए क्या करेंगे? यूज करने के लिए देंगे फोकट में। जैसे कि हमको स्टार्टिंग में जियो दिया था कि लो भाई फोकट में दवा दवा के क्या करो, आप बढ़िया मस्त आप नेट यूज करो, उसके बाद में आप बढ़िया दवा के आपसे क्या चार्ज ले रहे हैं। तो वो क्या होता है? शेयरवेयर। तो लेकिन वहां पास जो आपका जियो है वो शेयरवेयर नहीं है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको फ्री में उपलब्ध हो कुछ दिन के लिए और उसके बाद में आपसे पैसा ले, तो वो क्या होते हैं? वो आपके शेयरवेयर होते हैं। इसको नोट करिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंट लास्ट में, क्या? आपका मालवेयर। मालवेयर का फुल फॉर्म क्या होता है? आपसे ये भी क्या मैं पूछ सकता है, तो क्या बताओगे? मालिशियस सॉफ्टवेयर। क्या? मालिशियस मालिशियस सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका विकास एक कंप्यूटर में उपलब्ध संसाधनों को हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? मालवेयर कहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है दोस्तों? वायरस। कंप्यूटर वायरस किसका उदाहरण है? ये आपके मालवेयर का अर्थात मालिशियस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अर्थात जानबूझकर हम किसी के कंप्यूटर सिस्टम को क्या करते हैं? हानि पहुंचाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर मालवेयर कहते हैं। इसका उदाहरण क्या क्या है? देखिए वायरस। वायरस का आपसे फुल फॉर्म पूछ लेगा तो क्या बताओगे? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये क्या होता है? आपके कंप्यूटर वायरस का उदाहरण होता है। कंप्यूटर वायरस किसका उदाहरण है? अब दोस्तों ये बताओगे आप, मालवेयर का एक उदाहरण है। फिर क्या होता है? रूट किट। रूट किट भी क्या है? आपके मालवेयर का उदाहरण है। फिर एक आपने नाम सुना होगा बोट, और एक क्या होता है? रैनसमवेयर। ये दोस्तों रैनसमवेयर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में। आपने देखा होगा ना कि भाई कई बार जो बाहरी कंट्री होती है वो हमारे अदर कंट्री में या अपनी ही कंट्री में क्या करते हैं? सर्वर पर या किसी के सिस्टम पर अटैक करते हैं और उसके सिस्टम को हैक कर लेते हैं और बोलते हैं कि भाई मेरे को इतना पैसा चाहिए तभी तो मैं तेरे सिस्टम से अपना ये हैकिंग हटाऊंगा। लॉक, सिस्टम को लॉक कर देते हैं। और वो जो पैसा मांगते हैं वो दोस्तों कैश में नहीं मांगते हैं, वो मांगते हैं बिटकॉइन में। इसमें बिटकॉइन में मांगते हैं, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रैनसमवेयर। मतलब क्या? आदमी से गुंडागिर्दी करके जबरदस्ती उससे पैसा वसूलना, तो वो क्या कहलाता है? रैनसमवेयर। वो सब किसके उदाहरण है? ये सब मालवेयर के एग्जांपल है। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट बग, डीबगिंग, इंस्टॉलेशन और पैच। देखिए बग क्या होता है कि किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, किसी भी आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में त्रुटि अर्थात क्या? एरर क्या कहलाता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में त्रुटि या एरर को हम क्या कहते हैं? बग कहते हैं। और इस त्रुटि को, जो आपकी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में त्रुटि है, इस त्रुटि को पहले तो क्या करेंगे? ढूंढेंगे, ढूंढना, और क्या करना? उसको ढूंढ के उसको क्या करना? त्रुटि को समाप्त करना या त्रुटि को हटाना। त्रुटि को हटाना क्या कहलाएगा? आपका डीबगिंग कहलाएगा। और इसके बाद में क्या होता है दोस्तों? इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन को मैंने आपको बताया था, क्या? देखो इंस्टॉलेशन क्या बताया था मैंने आपको कि आपके पास में सेकेंडरी स्टोरेज होता है। ये क्या? आपका सेकेंडरी स्टोरेज है। ये आपका प्राइमरी स्टोरेज है ना। ये अब मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। प्राइमरी स्टोरेज में क्या होता है दोस्तों? रैम होता है। सेकेंडरी स्टोरेज में मतलब क्या होता है दोस्तों? हार्ड डिस्क। यहाँ पास क्या होता है? हमारा प्रोग्राम। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कहाँ रखे जाते हैं दोस्तों? वो रखे जाते हैं कहाँ? आपके हार्ड डिस्क में रखे जाते हैं। क्या? किसको? प्रोग्राम को। और जो इस हार्ड डिस्क में प्रोग्राम को डालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? ये कहलाती है इंस्टॉलेशन।
कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या करना, इंस्टॉल करना। ये तो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों ये पैच, ये क्या होता है, एक प्रकार का ना आपका, ये क्या होता है, एक प्रकार का आपका ये प्रोग्राम कोड होता है, प्रोग्राम कोड। ये जो क्या है आपका जो पैच है ना, ये प्रोग्राम कोड है। ये क्या करता है दोस्तों, यहां पर ध्यान से लिखिएगा, ये निर्माता, जो भी आप निर्माता है, निर्माता कौन, जो आपको सॉफ्टवेयर बना के दे रहा है, ये निर्माता द्वारा, निर्माता द्वारा, देखिएगा ना, थोड़ा सा मैनेज करिएगा भाई, है ना, प्लीज, है ना। तो ये क्या होगा, देखिए ये क्या होता है आपका जो पैच होता है, ये क्या होते हैं, एक प्रोग्राम कोड होते हैं। ये निर्माता द्वारा, मैं इसको आगे बढ़ा के लिख रहा हूं, जब कभी सॉफ्टवेयर दिए जाते हैं, सॉफ्टवेयर दिया जाता है तो साथ में क्या करता है कि आपको वो एक प्रोग्राम कोड बना के देता है कि जब कभी भी आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कोई भी दिक्कत आए तो ऑटोमेटिक क्या होता है, पैच एक्टिवेट हो जाता है और उस त्रुटि को क्या कर देता है, हटा देता है, उस त्रुटि को क्या कर देता है, वो सॉफ्टवेयर से हटा देता है। फिर से समझिएगा, पैच क्या होता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम कोड होता है, निर्माता द्वारा ही सॉफ्टवेयर के बनाते समय आपको दिया जाता है। जब कभी भी आपके कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी प्रकार की एरर या त्रुटि आती है तो तुरंत उसको हटाने के लिए पैच का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं पैच। चलिए दोस्तों, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपका यहां आज समाप्त होता है। अगली क्लास में हम आराम से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे क्या, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक थी, है ना। बीच में 2-3 दिन आपका कंप्यूटर का वीडियो नहीं आ पाया, उसका इंतजार आज समाप्त होता है दोस्तों। ठीक है, अब हमारी क्लास कंप्यूटर की डेली बेसिस पे होगी और कोशिश करूंगा कि इसी तरीके से पढ़ते हुए, डिटेल में पढ़ते हुए 7-8 अप्रैल तक पूरा कंप्लीट मतलब पूरा कंप्लीट आप लोगों को कंप्यूटर को मैं समाप्त करवा दूं दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।